नमस्कार मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज रचना धर्मिता कार्यक्रम लेकर हम आपके समक्ष हैं और आज के हमारे विशेष अतिथि हैं प्रतिष्ठित साहित्यकार, पत्रकार और रंग समीक्षक श्री अनिल गोयल। थोड़ी देर में हम अनिल जी को हमारे इस मंच के साथ जोड़ देंगे और उसके बाद जो उनकी रचना धर्मिता है, उनकी जो पत्रकार के रूप में, रंग समीक्षक के रूप में और साहित्यकार के रूप में जो यात्रा रही है, उसके साथ हम उनसे रूबरू होंगे, उनसे बातचीत करेंगे। आइए सबसे पहले हम इस मंच के साथ जोड़ देते हैं अनिल गोयल जी को। नमस्कार अनिल जी। जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। हम 2-4 मिनट कुछ देरी से चल रहे हैं, कोई बात नहीं, तकनीकी जी परेशानियां आती रहती हैं। तो मैं आपका इस हाँ मंच वो पर जी जी, कुछ कहना चाह रहे जी हैं आप? हाँ वो मेरी तरफ से थोड़ी सी तकनीकी, चूंकि मैं तकनीकी चीजों में बहुत कमजोर हूँ, उलझ जाता हूँ एकदम से, तो इसलिए वो कोई बात 5 नहीं, मिनट कोई जो भी बात नहीं, लेट हो बहुत वो मेरी अच्छी। तरफ से है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। जी तो मैं आपका जी इस मंच पर स्वागत करता हूं। अभी थोड़ी देर में हमारे मित्र भी अब जुड़ने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जी हम मित्रों से भी बातचीत करेंगे, आपसे भी बातचीत तो जारी रहेगी। तो जी अनिल जी आपका स्वागत है। ये पहले बताइए, जी धन्यवाद। आजकल क्या आजकल क्या व्यस्तता रहती है आपकी? आजकल मैं 2 उपन्यासों पर काम कर रहा हूँ। एक उपन्यास मेरा पूरा हो चुका है, जो कि 1975 में लगे आपातकाल पर लिखा गया है, और वो उसका फाइनल ड्राफ्ट मैं क्लियर कर चुका हूँ। आजकल पब्लिशर्स को ढूंढ रहा हूँ मैं, और आप जानते हैं कितना बड़ा काम होता है पब्लिशर ढूंढना। उसके अलावा एक और उपन्यास है मेरा, जो कि मॉनसून के ऊपर है, जो भारत की वर्षा होती है उसके ऊपर। उस उपन्यास पर आजकल मैं लिखने का काम कर रहा हूँ। इसके अलावा कुछ छुटपुट काम तो लगातार चलता ही रहता है, कभी थिएटर देखने जाना, कभी थिएटर के बारे में लिखना, जो कि मेरा थिएटर क्रिटिक के रूप में काम है, वो सब चीजें चलती रहती हैं। तो और इसके अतिरिक्त और क्या दिनचर्या रहती है आपकी? बस इसके अतिरिक्त कुछ खास नहीं। अब तो बस 2 ही चीजों पर मैंने अपना ध्यान पूरा लगाया हुआ है, थिएटर क्रिटिसिज्म और क्रिएटिव राइटिंग, जिसमें मेन काम तो उपन्यास का है। और मैं चाहता हूँ, मेरे पास 5-6 उपन्यासों का मैटर है, तो मैं चाहता हूँ कि अब उम्र बहुत हुई, तो जितनी भी उम्र है उनमें 5-6 उपन्यास लिख दें, आगे जो ईश्वर की इच्छा होगी। क्या इसके बात अलावा है, एक काम बहुत। मेरा और है। जी सर। जी, इसके अलावा एक काम मेरा और है, वो है दिल्ली की थिएटर हिस्ट्री। ये प्रोजेक्ट मैंने करीब 2013 के आसपास लिया था, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से, संगीत नाटक एकेडमी के थ्रू। वो काम, रिपोर्ट तो सबमिट कर दी थी, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो काम भी मेरा पूरा हो जाए, जो कि लगभग 1911 से लेकर और 1961 के बीच का काम है, जिसके बारे में लगभग कोई नहीं जानता है। जो लोग जानते थे वो ज्यादातर बुजुर्ग लोग थे, वो अब दुनिया से जा चुके हैं। और आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मैं उन लोगों से मिल सका, उन लोगों से बातचीत कर सका। उन लोगों के पास जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे या ओरिजिनल जो स्टोरीज थी, उन सबको मैं कैप्चर कर सका। तो काफी मटेरियल मेरे पास है और काफी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अब चूंकि बुक शेप में अगर वो जाना है, तो उसको फिर एक अलग तरीके से करना होगा। तो ये मेरा उपन्यास पूरा हो जाए, उसके बाद फिर मैं उस काम में लगूंगा। अब वो एक बड़ा काम है, हालांकि वो इंग्लिश में होगा मेरा। क्या बात है, क्या बात। अब देखिए हमारे मित्र भी अब जुड़ने शुरू हो गए। जी हमारी सुपरिचित कवयित्री साहित्यकार राम दुलारी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई। मधुर कुरुश्रेष्ठ जी भी जुड़ गए, उनका भी स्वागत करता हूं। और जम्मू से कुसुम धर जी भी जुड़ गई हमारे साथ, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। अनिल जी, अब हमारे मित्र भी जुड़ने शुरू हो गए। मैं आपके बारे जी में संक्षिप्त में मित्रों को कहना चाहूंगा, शेष तो हम बातचीत के दौरान आपसे जानेंगे, जरूर जानेंगे। मैं मित्रों को बताना जी चाहूंगा कि आज ये हमारे अतिथि हैं रचना धर्मिता कार्यक्रम में प्रतिष्ठित साहित्यकार, पत्रकार और रंग समीक्षक श्री अनिल गोयल। अनिल गोयल आजकल दिल्ली में रहते हैं, निवास करते हैं
और कई साहित्यिक और रंगमंच कार्यों में आप बहुत अपने आप को व्यस्त रखते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो जीवन काल है, सेवा में आपका इंडियन एयरलाइंस से प्रारंभ हुआ, जो बाद में एयर इंडिया के रूप में भी जानने लगा है। उसमें आपने कई वर्षों तक कार्य किया है, उसके बारे में भी आपके अनुभव जानेंगे। अच्छा, इसके अतिरिक्त आपकी एक और विशेषता रही है, आप चुनाव विश्लेषक भी हैं, उसके बारे में भी आपका काफ़ी अनुभव है। और आपने कुछ विशेष विषयों पर पुस्तकें लिखी हैं। इस बीच में डॉक्टर प्रतिभा जैन और आलोक शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ गए, मैं उनका स्वागत करता हूँ। आपने दिल्ली के जो संग्रहालय है, उन पर आपने अंग्रेजी में पुस्तक लिखी है, उसके बारे में आप जी हमें और हमारे मित्रों को बताएंगे। और दिल्ली की जो थिएटर हिस्ट्री है, उस पर भी आपने काफ़ी रिसर्च किया है, शोध किया है, उसके बारे में भी आपसे बातचीत करेंगे। और जहाँ तक आपके साहित्यिक व्यक्तित्व का पक्ष है, उसमें आपने कविताएं लिखी हैं, कहानियां लिखी हैं और उपन्यास लिखे हैं, और आजकल उपन्यास आप लिख भी रहे हैं, तो इसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। और विशेषकर उसमें आपातकाल, जो अभी आपने जिक्र किया, आपातकाल के समय के दौरान के उस परिप्रेक्ष्य में आप उपन्यास पर काम कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त हिंदी की जो प्रतिष्ठित और सम्मानित अनेक पत्र पत्रिकाएं हैं, उसमें आपकी समीक्षाएं प्रचुर मात्रा में प्रकाशित हो चुकी हैं। और मित्रों को अब एक और सूचना देना चाहता हूं, वैसे बहुत सारे मित्र आपको जानते हैं, आप वर्तमान में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की जो रंग पत्रिका है, जिसका नाम है रंग प्रसंग, उसके आप अतिथि संपादक हैं। आपको बहुत बहुत बधाई और मेरी शुभकामनाएं और हमारे मित्रों की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। वंदना वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गई, उनका मैं स्वागत करता हूं। वीना धर जी जम्मू से हमारे साथ जुड़ गई, उनका भी स्वागत है। इस बीच में डॉक्टर मीनाक्षी जोशी जी हमारे साथ जुड़ गई, जो प्रतिष्ठित कवियत्री साहित्यकार हैं, उनका भी मैं इस मंच पर स्वागत करता हूं। इस तरह से बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़ गए अनिल जी। अब जी मैं सबको कहाँ, प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप अपने बचपन को याद करिए, कहाँ पर आपके जीवन की शुरुआत हुई है और जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा है कैसे रही है, कहाँ से हुई है? जी मेरे पिताजी दिल्ली में ही रहते थे, और लेकिन जो पुराने जमाने की प्रथा थी कि जब बच्चा होने वाला होता था तो बहू गांव चली जाती थी। तो हम लोग अंबाला जिले में नारायणगढ़ करके एक गांव है, वहां से हैं। और तब हरियाणा नहीं होता था, तब पंजाब ही होता था वो सारा। तो उस ढंग से कहें तो मेरा जन्म पंजाब का है, अंबाला जिले में नारायणगढ़ गांव का। तो मेरी जी जी। माता जी भी उसी सिलसिले में वहां गई। और जब मैं 18 दिन का था, तब मैं माता जी के साथ दिल्ली आ गया। तो ऑलमोस्ट बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली कह सकते हैं। आई ऑल्दो आई वाज बॉर्न इन अंबाला जिला, गांव में। जी और बचपन की जहां तक बात है, तो सारा बचपन हम लोग तब चांदनी चौक में रहते थे उस टाइम पर। वहां एक बाजार है फराश खाना, नए बांस के पास, उसमें मेरा सारा बचपन कटा है। और वहीं एक प्राइमरी स्कूल था एमसीडी का, उसमें प्राइमरी किया। फिर रामजस स्कूल था चांदनी चौक में घट्टा घर पे, वहां से 8वीं तक करिया। फिर कुछ पारिवारिक समस्याएं रही तो हमको साउथ दिल्ली शिफ्ट करना पड़ा। तो हम लोग सरोजनी नगर आ गए थे। तो वहां के सरकारी स्कूल से हायर सेकेंडरी करके और भगत सिंह कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने बीकॉम ऑनर्स किया। क्या बात है। अच्छा, ये मेरी ये आपके जी बचपन के दिन है, जो आपकी शुरुआती जिंदगी रही है। तो आपने नौकरी जी इंडियन एयरलाइंस में की है, तो कैसे आप इस दिशा की ओर मुड़े हैं? क्या आप खुद चाहते थे कि इस तरह से आप नौकरी करेंगे, या नौकरी की तलाश थी और आपने इंडियन एयरलाइन ज्वाइन किया? हम लोग जो उस समय के लोअर मिडिल क्लास के लोग थे, उनके पास चॉइसेस बहुत कम होती थी। तो बीए या बीकॉम कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, तो भाई अब क्या करेंगे, तो नौकरी करेंगे। नौकरी करेंगे, उसके बाद शादी होगी, बच्चे होंगे, आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा चॉइसेस बहुत लिमिटेड होती थी हम लोगों के पास। तो जैसे ही मैंने बीकॉम ऑनर्स किया,
तो ऑब्वियसली उसके पहले से ही सब जगह नौकरियों में अप्लाई करना शुरू कर दिया था। मेरा सिंडिकेट बैंक में भी सिलेक्शन हुआ, लेकिन वो कुछ उसमें चीजें थी तो मैं वहां गया नहीं। पंजाब नेशनल बैंक, सबसे पहले मैं पंजाब नेशनल बैंक में कैशियर लगा था सितंबर 1978 में। और उसके बाद जून 79 में मेरे को इंडियन एयरलाइंस से ऑफर मिला, तो मैं इंडियन एयरलाइंस में आ गया। और 2006 में इंडियन एयरलाइंस एयर इंडिया दोनों मर्ज हो गई, तो हमारा ब्रांड नेम एयर इंडिया हो गया था। आजकल एयर इंडिया थोड़ा सा एक नेगेटिव नाम चल रहा है, लेकिन हम अपने को ये कह के बचा लेते हैं, भाई हम तो सरकारी कर्मचारी थे, अब तो टाटा की कंपनी हो गई, तो अब हमारी जिम्मेवारी कोई नहीं है। इसको हंस के कहें या दुख के साथ कहें, जो भी कहें। लेकिन मैं जनवरी 2016 में वहां से रिटायर हुआ, और सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि चॉइस कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। घर परिवार की जैसी स्थितियां तब होती थी, तो नौकरी करना तो एक जरूरत होती थी, इसलिए मैंने भी जीवन भर। और मैं अकाउंटेंट था, मैंने बीकॉम ऑनर्स किया, उसके बाद मैं वहां पर अकाउंट्स में लगा, और मैं डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एयर इंडिया से रिटायर हुआ जनवरी 2016। अच्छा, ये बताइए कि आप एक जाने माने पत्रकार भी हैं, और आपने जी कई जो प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाएं हैं उनके साथ जी। आप संलग्न रहे हैं, उनके लिए आपने काम किया है। तो ये पत्रकारिता का कैसे आपको शौक बना है, किस तरह से आप प्रेरित हुए उस तरफ? बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। ये दोनों चीजें बिल्कुल एक दूसरे के अपोज हैं। और पत्रकारिता में भी फिर मैं लिटरेचर में भी आया बाद में, हालांकि बहुत पहले से सब चीजें लिखी हुई थी, लेकिन वो छपी नहीं थी। बहुत सही प्रश्न है आपका। मैं जब 18 साल का था तो मेरा एक दोस्त का दोस्त था, उससे मुलाकात हुई और हम लोग फिर मित्र बन गए। वो मेरे से 1-1.5 साल बड़ा है। वो पत्रकारिता में आ गया था ग्रेजुएशन करते ही। तो जब वो मेरा दोस्त बना तो उसको भी पढ़ने लिखने का शौक था। मुझे पढ़ने लिखने का शौक बहुत पहले से था, कब से था मुझे नहीं पता। वो मिथुन चक्रवर्ती का शायद एक गाना है कि मैं नाचता था तब भी जब मैं चल सकता नहीं था, कुछ ऐसा गाना है। तो मैं पढ़ता था तब भी जब मैं कुछ जानता नहीं था, कुछ ऐसा सा एक वातावरण रहा होगा। और कब मैंने पढ़ना शुरू किया मुझे नहीं पता, लेकिन पढ़ने का शौक एक जोंक की तरह मेरे साथ था। या हम कहें कि हम दीमक जाति के प्राणी हैं कि किताब से हम चिपके ही रहे हैं। मैं किताब के बिना अपने को कभी विजुलाइज नहीं कर पाया। तो वो पढ़ने का शौक जो था वो मेरा भी था और उस मेरे मित्र का भी था। तो वो पत्रकारिता में आ गया था। उसके एक और मित्र थे, सुदर्शन जी, जो अब तो नहीं है। वो हिंदुस्तान समाचार करके एक न्यूज एजेंसी है, इंडिया की सबसे बड़ी मल्टी लैंग्वेज न्यूज एजेंसी है, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की। उसमें वो फॉरेन डेस्क का काम संभालते थे सुदर्शन जी। तो जब हम लोग उनसे मिले तब तक मैं सरोजनी नगर आ गया था, साउथ दिल्ली में, चाणक्यपुर के बिल्कुल बगल में। तब इंटरनेट नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था, तो मैनुअली जा जा के सारी इंफॉर्मेशन लेनी होती थी। तो सुदर्शन जी के साथ मैं जुड़ गया, और लगातार फिर हम लोग रात में बीबीसी सुनते थे, चाइना रेडियो, पीकिंग पीकिंग रेडियो, क्या जो रशियन रेडियो, तमाम रेडियो रेडियो ही होता था तब। तो वहां से मेरी फॉरेन अफेयर्स में रुचि बढ़ती गई और जानकारी बढ़ती गई। फिर जब मैं 20 साल का हुआ तब करीब, ग्रेजुएशन के बाद 1.5 साल में खाली था, तो वो 1.5 साल में तो मैंने पूरे टाइम पत्रकारिता करी। और मैं लिखता कम था, लेकिन मेरा काम शोध में ज्यादा था। मैं रिसर्च असिस्टेंट बहुत सारी पीएचडी में और पोस्ट डॉक्टोरल एमफिल वगैरह में रिसर्च असिस्टेंट रहा हूँ, हालांकि मैं खुद अभी तक भी केवल ग्रेजुएट हूँ। तो बहरहाल वो रिसर्च का भी एक शौक था। और वो सब होते होते तो जब मैं बैंक में कैशियर लगा और बाद में इंडियन एयरलाइंस में आया, तो एक मेरे को सुविधा रही जो कि ईश्वर की मेरे ऊपर कृपा थी। वो कृपा ये थी कि मैं दिल्ली में ही रहा पूरी जिंदगी, चूंकि मैं इंडियन एयरलाइंस हेडक्वार्टर में था, रेवेन्यू में। तो मेरा ट्रांसफर नहीं होता था और रेगुलर नौकरी थी 10 से 6। और दूसरी सुविधा जो बाद में आके मेरे काम आई, वो ये थी कि एक तो ईश्वर ने मेरे को स्कूटर का वरदान दे दिया, और मेरा ऑफिस सारी जिंदगी सफदरजंग एयरपोर्ट पर रहा। और वहां से हिंदुस्तान टाइम्स का ऑफिस करीब 5-5.5 किलोमीटर था। और जब मैं नाटक वगैरह का क्रिटिसिज्म करने लगा तो मंडी हाउस मेरे यहाँ से 6 किलोमीटर था। तो स्कूटर उठाकर किसी भी जगह जाना वो मेरे लिए बहुत सहज था। और ये सारे काम शाम में होते थे। तो ये सब ईश्वर की अनुकंपा है, मेरा इसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये सब करते करते पूरा जो मतलब बैंक और इंडियन एयरलाइंस, उसके साथ साथ पैरेलल एक पत्रकारिता हमेशा चलती रही। और
जो पत्रकारिता थी वो मैं रेगुलर पॉलिटिकल में नहीं था, इसलिए वो सब कुछ तो मेरे को कोई बंधन नहीं था मेरे को, जो सरकारी कर्मचारी पर बंधन होता है। और उसके अलावा फिर वो जो मेरे मित्र थे वो इलेक्शन एक्सपर्ट थे, अभी भी हैं, वो सीफोलॉजिस्ट हैं, बहुत बड़े सीफोलॉजिस्ट हो गए हैं अब वो। हम तो इलेक्शन एनालिस्ट कहते थे अपने को, अब ये शब्द आ गया सीफोलॉजिस्ट। तो ये सब मेरी यात्रा रही है। तो मैंने हमेशा डबल लाइफ जी है। डबल लाइफ का एक नेगेटिव कॉनोटेशन होता है, लेकिन उस सेंस में ना लेके ईश्वर ने जो मेरे को आशीर्वाद दिया कि मेरे को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिली, एक अच्छी कंपनी में काम करने को मिला इंडियन एयरलाइंस में, और साथ में मेरी जो पत्रकारिता थी वो चलती रही। तो चुनाव विश्लेषक के रूप में भी आपने बहुत समय दिया होगा, और उस समय क्या और सोशल मीडिया तो इतना उस समय था नहीं, तो किस तरह से आप अपने जो आपकी विशेषता थी इसमें लोगों तक पहुंचाते थे आप? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कोई सोशल मीडिया या इंटरनेट कुछ भी नहीं होता था, हर काम मैनुअल होता था। तो 1977 में जब इमरजेंसी के बाद मार्च 77 में पहली बार चुनाव हुए, तो मैं इमरजेंसी से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ था, क्योंकि 77 में मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो गई थी, पूरी हुई नहीं थी तब तक, फाइनल एग्जाम होने थे। तो यही जो मेरा दोस्त है, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ इन्हीं कारणों से, अ, इन्होंने भी पहली बार ये बोला कि हम चुनाव एनालिसिस करेंगे। तो हम लोगों को एक मतलब जो आदत पड़ गई थी, तब तो केवल अखबार होते थे और मैगजीन होती थी, और तो कुछ होता ही नहीं था। लेकिन हाँ, ये होता था कि पूरे हिंदुस्तान से अखबार दिल्ली में आया करते थे लाइब्रेरीज में, तो हम लाइब्रेरी के तो कीड़े थे ही, जाते थे, पढ़ते थे। तो हमें लगा कि जो ये एक गलत काम हुआ है, इमरजेंसी लगी है, ये हटे किसी ढंग से। तो वो एक आग जो उस टाइम की यूथ में थी, वो आग हमारे अंदर भी थी, जैसे सब में थी वैसे हम में थी। तो लेकिन हम लोग चूंकि पत्रकारिता से जुड़ चुके थे, तो हमें लगा कि चुनाव विश्लेषण करना चाहिए, ये जानने के लिए, चूंकि उस टाइम पर जनता पार्टी बन गई थी, लेकिन बहुत सारे डाउट्स थे जनता पार्टी में, अंदर अपने डिफरेंसेस थे। चार पार्टियां अलग अलग सोच की, चार पार्टियां मिलाकर एक पार्टी बनी थी। तो ये लोग क्या इकट्ठे रह पाएंगे, चुनाव जीत पाएंगे, ये एक सोच पूरे समाज में थी। तो हमने वो पहली बार मार्च 77 में इलेक्शन एनालिसिस किया था। और मुझे आज इस चीज का अपने ऊपर गर्व है कि हमारा जो एनालिसिस उस टाइम रहा था वो 98% एक्यूरेट था। हम क्या लोग बात है! लगातार अखबार पढ़ते थे। वो उसी दोस्त के घर पे जाके लगातार रद्दी, एक कमरा पूरा रद्दी से भरा हुआ था, जिसको अखबार कहें रद्दी कहें। हम लोग बस चार पांच लड़के थे, और बैठकर दिन भर अखबार पढ़ते थे, स्टेट्स बांटती थी, भाई तू पंजाब और हिमाचल करियो, तू हरियाणा करियो, तू साउथ कर, तू बंगाल कर, तू मध्य भारत कर, ऐसे बांट लिया था हमने। और उसके बाद जितने अखबार आते थे हम उनकी क्लिपिंग काट काट के रखते जाते थे। ये जनता पार्टी की क्लिपिंग है, ये कांग्रेस की क्लिपिंग है। तो हमने उससे एसेस किया कि जैसे मान लीजिए कि मैं अपने ही एरिया की बात करूं, नारायणगढ़, जो कि अंबाला लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी लगती है, तो मान लो मैंने वो किया, तो लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी का अखबारों में जितना एनालिसिस आ रहा था, जैसे वहां का ट्रिब्यून अखबार बहुत फेमस है, हिंदुस्तान अखबार वहां पर काफी कम था, तो जो जो अखबार वहां थे उन अखबारों को पढ़ के, और वहां की जो मैगजीन थी, जैसे पंजाब केसरी एक बड़ा अखबार हुआ करता था वहां का, तो वो हमने मंगाने शुरू किया, और उसको पढ़ के हमने एसेस किया कि वहां के लोग क्या चाह रहे हैं, और वहां के जातीय समीकरण, और वहां के लोगों की क्या चीज है वो सब, और वहां के लोगों की समस्याएं क्या है। तो अल्टीमेटली हम जिस रिजल्ट पर पहुंचे, वो रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट जब आया, उसके लगभग 98% तक हमारा रिजल्ट एक्यूरेट था। और वो क्या रिजल्ट बात हमने है! फिर बहुत सारे अखबारों को दिया, मैगजीनों को भी दिया था, उन लोगों ने छापा भी था कुछ जनों ने उस टाइम। अच्छा, ये बताइए, आप और उसके कवि बाद कब आपने तो कविताएं भी लिखी है ऊपर, तो कवि कब बन गए आप? तो ये कैसे प्रेरणा मिली आपको? मैं इसके पहले चुनाव के बारे में एक छोटी सी बात कह के वो बात समाप्त करता हूँ, फिर कवि वाली बात पर आऊंगा। जी सर। 77 से मैं लगातार पूरे देश में घूमता रहा, क्योंकि फिर हम लोग प्रोफेशनल हो गए थे। तो कुछ रिसर्च एजेंसी थी जो कि अ, हम जैसे लोगों को ढूंढती थी, जिनका घर बार से कोई बहुत बंधन, मोह नहीं है, बंधन तो सारे हैं लेकिन मोह नहीं है। कहीं 15 दिन के लिए जाना हो तो चले जाते हैं हम लोग, चले जाते थे। तो मैंने
1991-92 के इलेक्शन कवर किए बिहार में, जो कि पूरा झारखंड जो अब बन गया, पूरे 12-13 जिले मेरे पास थे। मैं पूरा दिन रात सवेरे 5 बजे से गाड़ी में बैठता था एम्बेसडर में, और पूरा झारखंड मैंने कवर किया था। झारखंड तब अलग नहीं हुआ था, लेकिन वो 12-13 जिले, और वो बड़ा ट्राइबल एरिया, बड़ा खतरनाक, लेकिन मेरे मित्र को बड़ा मेरे ऊपर भरोसा था। और उसी दौरान में फिर हम लोग अयोध्या जी के दर्शन भी करके आए 91 में, क्योंकि वो एरिया का लखनऊ वगैरह का काम हमारे पास था। हरियाणा मैंने कवर किया, दिल्ली कवर किया, तो बहुत 77 से मैंने 92 तक ये काम किया। फिर कुछ घर की परिस्थितियां ऐसी हुई कि फिर मैंने वो काम इलेक्शन एनालिसिस का छोड़ दिया था। जो क्या बात आपकी है। दूसरी, जी, जो आपकी दूसरी बात है कवि वाली, तो कवि भी लगभग मैं 19 वर्ष की अवस्था में बन गया था, लेकिन छपा कभी कुछ नहीं, या ये कहिए कि मैंने छापने के लिए भेजा नहीं। लेकिन हम जब कॉलेज में थे तो हम 4 लड़के साथ रहते थे। तो ग्रेजुएशन करते ही हम में से एक लड़का, जो कि मेरे साथ उसका एक बहुत अच्छा इमोशनल एक रिश्ता बना हुआ था, क्योंकि हम लोग स्कूल में भी साथ रहे थे, वो यहाँ से ग्रेजुएशन करके सीधा चला गया बॉम्बे, बजाज कंपनी में काम करने। तो हम तीनों को काफी वो एक उम्र होती है भावुकता की। तो हम लोग बोट क्लब पर बोटिंग करने गए हुए थे एक शाम। तो मैंने एक कविता लिखी उसके जाने के उस पर, और वो मैंने उसको बाई पोस्ट भेजी भी, और वो कविता मैंने वहां सुनाई नाव में बैठ के, नौका यात्रा करते हुए बोट क्लब पर। वो मेरी पहली कविता थी, वो एक तुकबंदी थी हल्की सी। बाद में मैं बहुत कुछ लिखता रहा, लेकिन कविता बहुत ज्यादा, मेरे पास नोट्स बहुत सारे पड़े रहे, लेकिन पत्रकारिता में मैं 30 साल की उम्र में मेन पत्रकारिता में आ गया था। हिंदुस्तान में जो फीचर राइटिंग मैंने बहुत करी, हिंदुस्तान, सहारा, जागरण, 2002 में आउटलुक शुरू हुई थी, वहां सब ईश्वर का मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा कि मैं लिखता गया और वो छपता चला गया लगातार, और लोगों को मेरे काम पर भरोसा रहा। और लेकिन कविता, कहानी, दुनिया भर के नोट्स बनते रहे, और ढेर लगते रहे। बाद में आके फिर सबसे पहले मैंने एक उपन्यास पर काम किया, जो उपन्यास मेरा छप गया है, लेकिन उसको भी 50-60-100 पेज लिख के छोड़ दिया। उसके बाद एक मजेदार घटना हुई कवि बनने की, जहां तक हम बात कहें, बहुत लेट हुई लेकिन हुई। करीब 44 साल का था मैं तब, मेट्रो नई नई शुरू हुई थी, और मैं अपने काम से, ऑफिस के काम से गया था पटेल चौक। वहां से जब मैं मेट्रो में वापस लौट रहा था, तो एक बड़ा छोटी सी लेकिन मजेदार घटना हुई कि मैं नीचे प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, और तब मेट्रो इतनी जल्दी नहीं आती थी, 3-4-5 मिनट लगते थे आने में। अचानक मैंने देखा कि ऊपर से 3 लड़कियां उतर रही हैं। कॉलेज की लड़कियां थी, वो 18-19 साल की, और तभी उनकी साइड की मेट्रो आ गई। तो 2 लड़कियां तो एकदम भागती हुई आई और मेट्रो में बैठ गई, लेकिन एक लड़की, उसको कोई परवाह नहीं थी कि मेट्रो आ रही है, जा रही है, ये लड़कियां मेरी साथ ही चली जाएंगी। वो लड़की जिस ढंग से चल रही थी, धीरे धीरे वो मेट्रो से उतर रही है, सीढ़ियों से उतर रही है। उसकी दोनों सहेलियां आवाज दे रही हैं, अरे चली जाएगी मेट्रो, तू रह जाएगी। कहती हाँ हाँ नहीं, मैं आ रही हूँ, मेट्रो रुकी रहेगी मेरे लिए। उस लड़की ने बोला ये। खैर वो धीरे धीरे उतरती रही। मेट्रो को उस लड़की को अपने साथ ले जाने की कोई उत्कंठा नहीं थी। ये लाइन उस कविता में थी। वो कविता क्या अब मेरे से बात है। खो गई है, इसलिए मेरे को, जी। लेकिन मैं उस लड़की को लगातार देखता रहा कि एक यंग लड़की है। मैं तो 44 साल का था, बूढ़ा तो नहीं, प्रौढ़ हो गया था, लेकिन मैं उसको देखता रहा। और वो जब तक नीचे उतरी तब तक मेट्रो ने अपने दरवाजे बंद किए और वो चली गई। उस लड़की को, वो लड़की जैसे उन पलों का आनंद उठा रही थी। वो अंदर क्या से वो बात। दोनों लड़कियां बाय कर रही हैं, इधर से ये बाय कर रही है, और वो लड़कियां कुछ चिल्ला रही हैं अंदर से, जो आवाज बाहर नहीं आ रही, लेकिन इसके चेहरे पे जो एक आनंद के कुछ वो क्षण इसने जिए। बस मैं वहां से ऑफिस पहुंचा, और बजाय अपने ऑफिसर के पास जाकर बताने के कि मैं क्या करके आया हूं, मैंने कागज लिया और मैं लिखने बैठ गया। अब वो कविता मेरे से पूरी लिखी गई, एक आध शब्द ऊपर नीचे हो के। वो कविता मेरी बहुत अच्छी थी, वो मेरी याद पहली पूरी कविता थी। याद है आपको वो कविता थोड़ी बहुत। नहीं, मेरे को याद नहीं है। उसकी 1-2 लाइनें हैं कि वो मेट्रो भी उस लड़की को ले जाने को बहुत उत्कंठित नहीं थी, ऐसा कुछ। और उसकी जो आखिरी लाइन है, वो ही सारे क्रक्स ऑफ द मैटर है, कि जब वो मेट्रो चली गई और उसकी हवा में उसकी पतली कलाई लहराती रही, और वो मेट्रो उसको छोड़ के चली गई। आखिरी लाइन उसकी ये थी कि
उस लड़की ने जीवन अब शुरू किया था। आए है यानी क्या कि बात। पहली बार वो अपनी इच्छा से जी होगी कि मेट्रो जाती है तो जाए, मैं तो मस्त हूँ, आनंद ले रही हूँ। क्या तो बात है, आखिरी क्या लाइन बात यही है। थी कि उस लड़की ने जीवन अपना अब जीना शुरू किया था। वो कविता मेरी खो गई, लेकिन उसके बाद फिर मैं लिखता रहा, फिर वो डायरियों में बंद रही, लेकिन कविताएं तब से मैं फाइनल करता गया। अच्छा और गोयल जी, 2000 जी जी जी, मैं जी चाह रहा हूं कि बताइए। बातचीत तो जारी रहेगी अभी। तो कोई कविता जो आपके समक्ष है इस समय, जो अपने मन से सुनाना चाहते हैं। हमारे बहुत सारे डॉक्टर प्रतिभा जैन जी जुड़ी हैं, निर्देश जी, निधि जी भी हमारे साथ हैं, राजेंद्र कौल जी हैं, प्रताप सहगल जी भी हमारे साथ हैं। तो बहुत अच्छा अच्छा है। अच्छा। जी 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 जी। जी जी। आ, संजय शुक्ला जी, मैं राधा शर्मा जी, क्या बात है, बहुत सारे मित्र हमारे साथ हैं। अरे वाह, जी जी जी। ये कविता मेरी प्रताप जी ने ही छापी है। ये मैं पढ़ता हूँ। जी आपका स्वागत है। एक सेकंड लगेगा, मैंने निकाली थी लेकिन कहीं इधर उधर जी हो गई है। हाँ हाँ प्रताप सहगल जी नमस्कार कर रहे हैं। प्रभु नमस्कार, कैसे हैं सर, आप? नमस्कार। बहुत अच्छा लग। जी जी जी, नमस्कार सहगल साहब, बहुत अच्छा लग रहा है। जी सुनाइए सर। एक सेकंड। हाँ हाँ। ये कविता प्रताप सहगल जी के द्वारा छापी हुई नहीं है, ये दूसरी कविता है। क्योंकि वो जी जी। कविताएं बहुत लंबी हैं, तो ये समकालीन भारतीय साहित्य में छपी थी मार्च अप्रैल 2023 में। ओहो। और इसकी एक बत, रेलेवेंस भी है। रेलेवेंस ये है कि कोरोना में हम सब लोग बहुत परेशान थे। और एक दिन मैं यहीं बैठा हुआ इसी जगह पे और कुछ कंप्यूटर पे काम कर रहा था, तो अचानक नीचे जो सुनसान गली रहती थी मेरी, अचानक 10-12 बच्चे, छोटे छोटे, 3 साल से लेके 10-12 साल तक, यार वो साइकिलों पे निकले और घंटियां बजा रहे हैं और खिलखिला रहे हैं। उनको देख के एक भाव मेरे मन में आया, वही मैंने लिख दिया। वो क्या कविता बात है मैं आप। सभी लोगों को सुनाता हूँ। कविता का शीर्षक है कोरोना की साइकिल। क्या क्योंकि बात है। साइकिलें देख के मेरे को ये एक ख्याल आया, तो कोरोना की अपनी साइकिल थी, लेकिन उसको काटने के लिए छोटे छोटे बच्चों ने जो साइकिल चलाई, उससे कोरोना कट गया। ये एक क्या बात है, क्या बात, क्या बात है। कवि सुनाइए सुनाइए। कविता आपका वाला स्वागत है। भाव है। जी जी। कविता है कोरोना की साइकिल। कोरोना वायरस आया और यायावरी से परे धकेल कर मुझे मेरे कमरे में ही कैद कर गया। मैं कमरे की खिड़की के पास बैठा कुछ लिख रहा था कि तभी नीचे गली से उठते शोर ने मुझे चौंका दिया। न जाने कितने दिनों से मेरे सूने पड़े रहने वाले मोहल्ले में अचानक साइकिलों की बाढ़ आ गई थी। पिछले कुछ वर्षों में हमें लगने लगा था कि मोहल्ले में अब बच्चे और फूल भी नजर नहीं आते। गलियों में साइकिलें चलती नहीं दिखती, उनकी ट्रिन ट्रिन बजती घंटियां अब नहीं सुनाई देती। लेकिन अनायास हुई इन बिना होमवर्क वाली छुट्टियों ने कुछ दिन तो गलियों में सूनापन पसारे रखा। फिर शायद बच्चे घर में पड़े पड़े ऊब गए होंगे। उन्होंने ना जाने कैसे अपनी अपनी मम्मियों को समझाने में कामयाबी पाई। और फिर कैप वाली जैकेट, और फिर केप वाली जैकेट, फ्लोरोसेंट रंग की टी शर्ट और बड़े बड़े लाल और पीले फूलों वाली कुर्ती पहने 7-8 बालकों बालिकाओं ने कर लिया कब्जा खाली पड़ी उन सूनी सड़कों पर। 5 साल की नन्ही मिन्नी से लेकर 16 साल की काव्या तक, 3 साल के ही मैन से लेकर 3 फुट लंबे समर्स तक को लिए लाल गुलाबी नीली हरी साइकिलें निकल पड़ी कोरोना से बंद हो गए नगर की गलियों पर कब्जा करने। अरे वाह, क्या आज बात है। मोबाइल नहीं बांध रहा था। जी, थोड़ी सी और है अभी। हाँ आज सुनाइए मोबाइल सुनाइए, नहीं बहुत बांध बढ़िया। रहा था। जी, आज मोबाइल नहीं बांध रहा था मेरे मोहल्ले के इन साइकिल धावकों को। आती जाती इक्का दुक्का कारें नहीं बजा रही थी इन पर हॉर्न। चुपचाप सम्मान पूर्वक अपने से आगे निकल जाने दे रही थी इन्हें वे कारें। शायद उन्होंने भी इतनी साइकिलों का झुंड बरसों बाद देखा था। फोन पर हर कॉल के पहले सुनाई पड़ने वाली कोरोना की कॉलर ट्यून से कहीं अधिक मधुर थी
इन बुलबुलों और सुग्गों की चहचहाहटें, लहराते लंबे घने घुंघराले बाल और लंबी चोटियां जैसे तैयार थीं कोरोना से मुकाबला करने। वाह वाह उसे वाह, क्या पराजित बात है। कर देने को उसे पराजित कर देने को बेखबर सारी दुनिया से, बेपरवाह मम्मी पापा की डांट से, आज बचपन का झुंड बचपन का उत्सव मनाने निकला था। सबसे अलग नजर आती थी ही मैन की हरे चिमटे और नीले कैरियर और दुरंगे टायरों वाली साइकिल। साइकिल की टोकरी में रखी कुछ उमंगे, कुछ मुस्कुराहटें, चोटियों से चोटियों से बंधे कितने ही सपने, तेज गति से चलती रेस लगाती, पैरों को जमीन पर अड़ाकर रोकी जाती साइकिल। वाह वाह, कैंची क्या साइकिल बात तो है। कोई नहीं चला रहा। जी, कैंची साइकिल तो कोई नहीं चला रहा था और डंडा साइकिल भी नहीं, लेकिन फैंसी हेलमेट भी नदारत थे आज, और बेफिक्री से चल रही थी कोरोना की साइकिल। अरे है, क्या बात है, आपने पूरा चित्र खींचा, जैसे एक इतिहास सामने रखा है कोरोना का आपने। क्या बात है, क्या बात है। जी बहुत बढ़िया। अच्छा, कविताएं तो जी खैर धन्यवाद। आपकी चलती रही है, और जी कहानियां भी आपने लिखी हैं। कहानी विधा में भी जी, आपने अच्छा अपना योगदान दिया है, और साथ में मैं उपन्यास अपने भी मन के लिए आपने, लिखता हूँ। जैसे क्या। जी सर, जी सर, कुछ कहना चाह रहे हैं आप। मैं अपने मैं अपने मन के लिए लिखता हूँ, इसलिए कहानी बनाया, कहानी लिख दी, कविता बनाया, कविता लिख दी। उपन्यास में एक जिम्मेवारी के भाव से लिख रहा हूँ कि हाँ यार, कुछ चीजें हैं कहने के लिए, वो उपन्यास में आएंगी तो मैं उनको कह के ही जाऊं, ये एक भाव है। नहीं, और दूसरी बात ये है ना गोयल जी के उपन्यास का फलक बहुत विस्तृत होता है, बड़ा होता है। जी तो उसमें आप इतना विस्तार से और इतना डिटेल्स में लिख सकते हैं कि जो विषय आप लेते हैं उसको पूरी भूमि मिल जाती है, जमीन मिल जाती है सामने आने के लिए। तो इसलिए जी उपन्यास बिल्कुल। में ये एक संभावना रहती है, उपन्यास जी लिखने में। और कहानी और लघु कथाएं वगैरह तो वो तो उसकी अपनी सीमा होती है। तो आप सीमित जी शब्दों बिल्कुल। में, सीमित भावों में उसको अभिव्यक्त करते हैं। अच्छा, आपका जी एक और बहुत अच्छा मुझे पसंद आया, आपने दिल्ली के जो संग्रहालय है उसमें आपने जी काम किया है। तो जी। उसके बारे में बताइए अपने मित्रों को भी। हम्म, जी हाँ, वो पुस्तक मैं एक्चुअली देख रहा था, यही मैं लेकर आया था। अ, मैंने एक किताब लिखी है, म्यूजियम्स एंड कलेक्शंस ऑफ दिल्ली। मैं बाइलिंगुअल हूँ, हिंदी में भी लिखता हूँ, इंग्लिश में भी, लेकिन अपनी कन्विक्शन से मैं हिंदी में ज्यादा लिखता हूँ। मेरा 90% काम हिंदी में है, और इंग्लिश में मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में लिखा है, हिंदू में भी लिखा है, लेकिन मैं हिंदी में लिखना पसंद करता हूँ। मेरी किताब है, वो शायद मैं लाया तो था लेकिन कहीं दब गई है। जी सर, कोई बात नहीं। तो जी बहरहाल कोई बात नहीं। वो किताब मेरी 1998 में छपी थी, म्यूजियम्स एंड कलेक्शंस ऑफ दिल्ली। और उसकी कहानी भी बड़ी मजेदार है कि मेरे को राष्ट्रीय सहारा वालों ने बोला, टिल्लन रिचारिया जी ने, कि मैंने उनको बोला कि दिल्ली के म्यूजियम्स हैं बहुत सारे, क्या उन पर कुछ आर्टिकल छप सकते हैं। जब 1992 में उमंग करके एक कॉलम उन्होंने शुरू किया था, टिल्लन रिचारिया ने, राष्ट्रीय सहारा के लिए, तो वो बड़े जी जी। अलग अलग विषय लेकर आते थे। तो मैंने कहा कि दिल्ली के म्यूजियम्स पर कुछ लिख सकते हैं। कहते हाँ, बिल्कुल लिखो, हम इसकी पूरी सीरीज चलाएंगे, लेकिन तुम 5 म्यूजियम्स पर नहीं लिखोगे। तो मैं उनकी इंटेंशन समझ गया। नेशनल म्यूजियम, रेल म्यूजियम, डॉल्स म्यूजियम, और ऐसे जो जो बड़े प्रोमिनेंट 5 म्यूजियम थे वो उन्होंने एक्सक्लूड कर दिए। अब वो मेरे लिए ज्यादा चैलेंजिंग हो गया, तो खैर मैंने म्यूजियम ढूंढे, बहुत सारे, बहुत छोटे छोटे म्यूजियम थे, तो वो सब मैंने खैर ढूंढ के 10 12 15 आर्टिकल्स लिखे थे। हर हफ्ते एक आर्टिकल आता था। जब लिख दिए मैंने ये, तो मेरे को लगा कि इस पर शायद कोई किताब लिखी जा सकती है, तो मैंने फिर अपनी रिसर्च को थोड़ा सा डीप किया। तो पहली बार दिल्ली में कितने म्यूजियम्स हैं ये लोगों को पता चला। नेशनल म्यूजियम वालों को भी नहीं पता था, उनके पास कोई मटेरियल नहीं था। तो जैसे मैंने संगीत नाटक एकेडमी का एक म्यूजियम है, गैलरी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वो उनके यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर है, थोड़ा बैक साइड में है। और तिब्बत हाउस म्यूजियम लोधी रोड,
हमारे यहाँ आरकेपुरम सेक्टर 5 में एक एनडीएमसी का म्यूजियम है। ऐसे बहुत सारे म्यूजियम जिनको कोई नहीं जानता था। नरेला गांव में एक म्यूजियम था। ऐसे बहुत सारे। तो 58 म्यूजियम मैंने पहली बार ढूंढे जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंटल म्यूजियम्स भी शामिल थे। जूलॉजी डिपार्टमेंट, जियोलॉजी डिपार्टमेंट, बायोलॉजी डिपार्टमेंट, इनके सबके अपने अपने साइंस साइंस डिपार्टमेंट्स के अपने अपने म्यूजियम्स। तो ऐसा करके मैंने पहली बार 58 म्यूजियम्स की पूरी एक किताब बनाई थी, जो कि करीब करीब, और उसके साथ मैंने म्यूजियम्स एंड कलेक्शंस, मेरे को लगा जब म्यूजियम्स हैं तो कलेक्शंस भी होने चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारे कॉइन्स कलेक्टर्स, स्टैम्प्स कलेक्टर्स वगैरह होते हैं। और इसी तरीके से दिल्ली में कुछ थिएटर कलेक्शंस थे। उस टाइम पर 3 थिएटर कलेक्शंस थे। तो वो अब तो तीनों ही खत्म हो गए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें थी। तो मैंने 58 म्यूजियम और 58 ही कलेक्टर्स लिए थे, तो 116, तो करीब करीब 150 पेज की मेरी किताब बनी थी, जो 98 में छपी थी। तो क्या क्या रेस्पॉन्स रहा उस पुस्तक का? काफी प्रतियां बिक गई होंगी उसकी और लाइब्रेरीज में गई होगी वो? हाँ हाँ, बहुत लाइब्रेरीज में गई। और आज आपने बिल्कुल सही बात छेड़ी है। लेकिन मेरे को खुशी है कि मैंने वो काम किया। और आज ये हालत है कि मैं किसी भी म्यूजियम में जाता हूँ और अपना नाम बताता हूँ, तो जितने भी यंग लोग हैं, 30, 35, 40 साल, 45 साल की उम्र के, जो एनएमआई से पढ़ के निकले हैं, नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट से, तो वो मेरे को बहुत सम्मान देते हैं। जो कि एक छोटा सा काम मैंने किया, लेकिन वो किताब वहां पर पढ़ाई जाती है। और उस छोटी सी किताब ने मेरे को म्यूजियम्स के जगत में बहुत सम्मान दिया है, दिलवाया है। तो अभी कितने एडिशन उसके प्रकाशित हो चुके हैं? क्या आपने उसको फिर बाद में अपडेट करने की कोई कोशिश की है? उसमें अपडेट करने के लिए कुछ लोगों ने मेरे को बोला था अभी 4-5 साल पहले। लेकिन अपडेशन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम ये है कि हालांकि मैं मटेरियल सारा अभी भी लगातार अखबारों की क्लिपिंग्स काट के इकट्ठी करता रहता हूँ, लेकिन जो सारा काम है वो फील्ड वर्क बेस्ड है। और अब मैं इतनी उम्र का हो गया, अब मेरे से फील्ड वर्क होता नहीं। और दिल्ली जो 98 में थी, वो आज 2025 में या 2020 में नहीं थी। अब दिल्ली इतनी फैल चुकी है। और अब अगर आपको काम करना है तो आप दिल्ली से नहीं बल्कि एनसीआर से आपको काम करना होगा। आपको एनसीआर इंक्लूड करना ही होगा। तो अब वो सब संभव नहीं है। वो सब चीजें बहुत कॉस्टली हो ली। अब मैं बसों में भी उतना नहीं घूम पाता, उम्र हो गई है। मेट्रो में भी घूमना वो बहुत महंगा काम है। कोई व्यक्ति अगर वो काम करना चाहे तो उसको वो अपडेट करे, मैं उसको पूरा सहयोग दूंगा। उसमें वो व्यक्ति केवल मेरा नाम भर ले कि हाँ, ओरिजिनल जो थी वो अनिल जी की थी, मैंने उसको अपडेट किया है। लेकिन अब वो काम करना बहुत कठिन है और बहुत महंगा है। बहुत पैसा चाहिए। 5 लाख रुपया मिल जाए तब भी केवल कॉस्ट निकल पाएगी। मैंने एक बार सोचा था, किसी ने मेरे को ऑफर किया था, लेकिन वो बहुत कठिन काम है। समय बहुत लगेगा उसमें, पूरा 1 साल लगेगा। साल नहीं तो कम से कम 6-8 महीने। और लिखना 1 साल का पूरा प्रोजेक्ट है। मैं अब उतना नहीं कर पा, वरना वो काम तो बहुत जरूरी है। वो काम बहुत जरूरी है, होना चाहिए, और समाज के लिए उपयोगी काम है वो। लेकिन अब नेशनल म्यूजियम और नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट से पढ़कर निकले जो लोग हैं, वो लोग भी कुछ करें। मैं तो इतना ही भर कह सकता हूँ। अच्छा, आपके लेखन में, साहित्य लेखन में, जो हमारे जी दिव्यांग जन हैं, जो हमारे जो हैंडीकैप जो भाई हैं, उनके उस विषय को भी आपने बहुत गंभीरता से लिया है और रचनात्मक कार्य रहा है आपका। तो किस तरह जी से ये विचार आपको आया और क्या-क्या आपको लगा कि किस तरह से इस समस्या को या इस प्रक्रिया को प्रोजेक्ट करना चाहिए लिटरेचर के माध्यम से? जी। और मैंने ये किताब लिखी थी, कहीं खुलता कोई झरोखा। बहुत और अच्छा ये बहुत किताब, अच्छा शीर्षक बहुत अच्छा है अनिल जी इसका, बहुत बढ़िया। जी जी, तो लेकिन इसमें ट्रेजेडी ये रही कि ये किताब करीब 2-2.5 साल पहले सेल्फ पब्लिकेशन में मैंने छपवाई थी। लेकिन जैसा कि बाद में पता चला कि जो सेल्फ पब्लिकेशन में पब्लिशर्स हैं, वो पब्लिशर कोई नहीं है, सब प्रिंटर हैं। तो वो आदमी इस किताब को बेच नहीं पाया। तो मैंने इस किताब को एडिट किया है और अब इसको मैं दोबारा छपवाने की कोशिश में हूँ। जहां तक आपने शुरू में बात करी कि इसका आइडिया कैसे आया,
तो मेरे कुछ पारिवारिक कारण हैं। मैं शुरू से मानसिक विकलांगता के साथ जुड़ा रहा हूँ, करीब 40-41 साल से। तो मेरे व्यक्तिगत अनुभव हैं, पारिवारिक अनुभव, और उस चीज के साथ चूंकि मैं जिया हूँ, तो वो सारे मेरे अनुभव थे। और कोरोना काल में मेरे दो उपन्यास बने, एक तो यही उपन्यास, और जो दूसरा उपन्यास है, जो अगला मेरा मानसून पर, बरसात पर, वर्षा पर जो आएगा, वो दोनों उपन्यास कोरोना पीरियड में बने। तो ये उपन्यास जो है, ये तो पूरा लिखा भी गया, इसके नोट्स 15-20 साल से वही पड़े थे। तो फिर मेरे को लगा कि इस विषय पर काम करना चाहिए, तो इसको मैंने कोरोना पीरियड में उठाया, क्योंकि हम सब लोग खाली बैठे थे। मैं तब तक रिटायर भी हो लिया था। तो वो नोट्स मैंने निकाले, और जैसा कि मेरी रिसर्च की आदत है, तो मेरे पास काफी सारे, इतना ढेर है पूरा डॉक्यूमेंट्स का और पेपर क्लिपिंग्स का तमाम। तो जब मैंने लिखना शुरू किया, तो उसमें जो मेरी दृष्टि थी, जो प्रमुख बात है, वो ये है कि अ, व्यक्तिगत भावनाएं अपनी जगह होती हैं, और लिटरेचर में व्यक्तिगत भावनाएं और संवेदनाएं आती ही हैं, वही लिटरेचर है। लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा एक सामाजिक सरोकार की जो बात हम लोग किया करते हैं, वो बात मेरे को इसमें लगी कि मेरा भाई या मेरे बेटा या मेरी बेटी या मेरा कोई विकलांग है, इतना कह के और थोड़ा सा अपनी संवेदनाएं प्रकट कर देना शब्दों में और उपन्यास लिख देना, वो भर हो जाए, तो वो सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि मैं 40 साल से जुड़ा हूँ इस सब चीज से, तो मेरे को पता था कि जो ये किताब मेरी मानसिक विकलांगों पर है, मंद बुद्धि बच्चे जो कि ऑलमोस्ट नॉर्मल होते हैं, जस्ट बिलो नॉर्मल। तो उन लोगों को हम लोग 8वीं या 10वीं तक की फॉर्मल एजुकेशन दे सकते हैं, और उसके बाद जो काम हमारे यहाँ नहीं हो रहा है और जो काम हो सकता है, कुछ लोग कर रहे हैं पर्सनल लेवल पर, वो काम है इन लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग देना, व्यावसायिक प्रशिक्षण देना। और भारत सरकार का एक ट्रस्ट है जो कि इस विषय पर काम करता है। उसने बहुत साल पहले करीब करीब 50 के आसपास प्रोफेशंस, अर्बन और रूरल दोनों ही क्षेत्रों के लिए, इनके लिए आइडेंटिफाई किए थे। जैसे कि शहरी या क्षेत्र में हम देखें, तो बुद्धि कम होती है, लेकिन शारीरिक रूप से ये लोग पूरी तरीके से सक्षम होते हैं। तो जैसे ये लोग किसी लाइब्रेरी में लाइब्रेरी अटेंडेंट या हेल्पर बन सकते हैं। किसी गारमेंट्स फैक्ट्री में पैकिंग डिपार्टमेंट में ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। और दिल्ली में एक है रश्मि पालीवाल, वो एक बहुत बड़ी गारमेंट एक्सपोर्टर हैं। उन्होंने अपना पर्सनल एक ट्रेनिंग सेंटर इन लोगों के लिए खोला था कालका जी में, और क्या बहुत बात। साल चलाया, और उन्होंने बहुत काम किया। मैं उनसे मिला भी, और उनके प्रशिक्षण केंद्र देखा। तो जैसे बागवानी का काम ये लोग बहुत बागवानी के काम में हेल्पर, लाइब्रेरी में ये कर सकते, बुक बाइंडिंग में ये लोग बहुत काम कर सकते हैं, क्योंकि बुक बाइंडिंग में मैनुअल काम ज्यादा होता है। और जैसे कि जिस युवक के बारे में मैं बहुत स्पष्ट बोल देता हूँ, मेरा बेटा स्लो लर्नर है, तो बात आसान हो जाएगी कहने में। तो मेरे बेटे को मैंने फिर कालका जी में प्रशिक्षण दिलवाया रश्मि पालीवाल के यहाँ से। उसके बाद उन्होंने खुद ही उसका प्लेसमेंट करवाया गुड़गांव की एक फैक्ट्री में, गारमेंट्स फैक्ट्री में। तो वहां पर वो बहुत अच्छा चलता रहा, 1 साल उसको हर महीने सैलरी मिलती थी, बड़ा खुश होता था वो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि फिर 2008 का मेल्टडाउन आ गया अमेरिका का, और उसी समय पर मेरे बेटे का एक एक्सीडेंट हो गया। ट्रैक्टर वाले ने उसके पैर पे ट्रैक्टर चढ़ा दिया, तो उसकी हड्डी वड्डी टूट गई थी। ऑपरेशन हुआ, 2 महीने वो घर में पड़ा रहा। फिर फैक्ट्री वालों ने उसको वापस नहीं लिया, क्योंकि वो लोग वैसी रिट्रेंचमेंट कर रहे थे। लेकिन अदरवाइज वो फैक्ट्री में बहुत जम गया था। मैं केवल एक चीज छोटी सी आपको उदाहरण दूंगा, जिससे लगेगा कि ये चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल है। मैं यूं ही हवा में नहीं बोल रहा हूँ। कि मेरा बेटा 10वीं पढ़ा हुआ था, और 11वीं 12वीं की पढ़ाई उसने करी, लेकिन एग्जाम पास नहीं कर पाया, तो उसको अंग्रेजी आती थी। तो वो स्टोर्स में लगा वहां पर जाता। तो स्टोर्स में जो स्टोर इंचार्ज था, वो उसको बहुत प्यार करता था। और प्यार करने का एक व्यवहारिक कारण भी था कि वहां पर जितने हेल्पर थे वो गांव से आते थे, वो अंग्रेजी नहीं जानते थे। मेरा बेटा अंग्रेजी जानता था। तो उसने बोला कि अच्छा, ये स्नो वाइट का लेबल है, ये निकाल के लेकर आओ। तो मेरा बेटा फौरन जाएगा, स्नो वाइट पढ़ के, और वो लेबल निकाल के ले आएगा, और उसको बोला जाए 85 नंबर, तो वो 85 नंबर भी समझ सकता। तो उसका जो इंचार्ज था, वो बहुत अच्छा लड़का था, वो उसको बहुत प्यार करता था। तो ये एक बड़ी प्रैक्टिकल चीज है
ये सब अनुभव लेते हुए, अब वो कैसे सड़क पार करता था, वो सारी चीजें, बहुत लंबा विषय है ये, तो वो सारी चीजें मैंने अपनी किताब में डाली। लेकिन उसमें एक चीज रह गई, जो मेरे जैसे माता पिता के सामने सब कुछ हो जाएगा, लेकिन एक प्रश्न आखिर में रह जाएगा। वो प्रश्न मैंने इस किताब में उठाया, ये सारे प्रश्न उठाया और उसके साथ साथ एक प्रश्न और उठाया, व्हाट आफ्टर मी। मैं पिता हूं, मैं उससे 26-27 साल बड़ा हूं, माँ भी 22 साल बड़ी है। जब हम लोग नहीं रहेंगे तब क्या होगा। विषय बहुत गंभीर है। मेरी बेटी है और बहुत घरों में भाई होते हैं, लेकिन हर एक को अपनी जिंदगी भी तो जीनी है ना, भाई बहन को। उनके पति या पत्नी होंगे, बच्चे होंगे, फिर ऐसे बच्चों को संभालना बहुत कठिन होता है। तो उसका एकमात्र सॉल्यूशन है इन लोगों का विवाह, जो कि एक बड़ी इम्प्रैक्टिकल बात लगती है, लेकिन मैं अपनी बात को यहाँ पे थोड़ा सा लाके समाप्त करूंगा कि कुछ घर हैं जहां मैंने देखा है कि ऐसे लोगों का ब्याह हुआ है, और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये है कि मानसिक विकलांग का ब्याह आप शारीरिक विकलांग से करिए। कोई लड़की है जिसके हाथ में कोई कमी है या पैरालिसिस है, कुछ है, तो वो दोनों एक दूसरे को कंपेंसेट कर सके। अगर आप मानसिक विकलांग का ब्याह मानसिक विकलांग से ही कर देंगे तो जीवन के फैसले वो लोग नहीं ले पाएंगे। ये एक सॉल्यूशन मैंने इसमें दिया है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की है, और वो मतलब यंग, बहुत छोटी एज से, अब उसका भाई मानसिक विकलांग है, मंदबुद्धि है। उसका एक जो क्लास फेलो है वो इनका काफी यंग एज से आता जाता है, तो जब ये बड़े हुए तो आपस में प्यार हो जाता है। फिर वो लड़का जो है हीरो, वो कहीं ट्रैप हो जाता है अपनी फैमिली में, तो उसको ये लड़की रेस्क्यू करती है, क्योंकि तब तक ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुकी है। फिर दोनों में भावनाएं पनपती हैं, और फिर अल्टीमेटली समाज से संघर्ष करके वो लड़की इस युवक के साथ विवाह करने में सफल होती है। क्या बात है, क्या ये बात है। बहुत जी, बड़ा कार्य किया है आपने अनिल जी, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। साधुवाद आपको, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। और हिम्मत बढ़ती है ऐसे, और आदमी को एक प्रोत्साहन भी मिलता है। देखिए, इस तरह के कार्य भी कितने महत्वपूर्ण होते हैं जो जीवन में, क्योंकि ये बातें, ये चीजें, ये परिस्थितियां बता के नहीं आती है जीवन में। जी, जीवन तो कई रंगों से, कई कष्टों से, कई दुख सुख से भरा हुआ होता है। तो उसमें सभी के पास कोई ना कोई कष्ट होता ही है सर। कोई ना कोई कष्ट होता है, तो इसलिए उसको झेलते हुए, उसको सहते हुए, और उसको अपने साथ आत्मसात करते हुए चलना पड़ता है। जीवन तो यही है। जी, तो जी, इसलिए इसलिए हिम्मत हारनी नहीं, बल्कि हिम्मत को आगे बढ़ाते हुए चलना है। जीवन उसी का नाम है। बहुत बढ़िया। अब इसमें मैं मैं एक एक बात जरूर कहूंगा, इसमें मैं एक छोटी सी बात जरूर लाना चाहता हूँ। जी, हमारे साथ प्रताप सहगल जी बैठे हुए हैं। लगातार उन्होंने मेरे को इस विषय में काम करने के लिए एनकरेज किया। मेरा पूरा नॉवल उन्होंने पढ़ा, एक एक शब्द उन्होंने प्रूफ रीडिंग करी, सारी गलतियां निकाली, और जितना मतलब एनकरेजमेंट उनसे मिला है, वो मेरे बहुत बड़े हैं, मेरे गुरु समान है। लेकिन विशेष रूप से इस नॉवल में उनका बहुत बड़ा योगदान है। सामने बैठे हैं, इसलिए मैं और ज्यादा क्या बोलूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अब आपके एक और महत्वपूर्ण पक्ष पर मैं अब अपने मित्रों के साथ बात करना चाहूंगा। वो है कि जी, आपकी शुरू से पत्र पत्रिकाओं में, बहुत बड़ी छोटी पत्रिकाओं में आपकी समीक्षाएं बहुत प्रकाशित हुई हैं, और विशेषकर जी, रंग रंगकर्मी के रूप में, रंगमंच के परिप्रेक्ष्य में आपने काफी समीक्षाएं लिखी हैं, और विशेष अनुभव आपका है। तो ये रंगमंच की जी, ओर आपका किस तरह से रुझान हुआ, और आपने उसको एक समीक्षक रूप में देखना शुरू किया? जी, जी, जी। अ, इसकी भी लंबी हिस्ट्री है मेरी, जरा हर चीज को लंबा करने की आदत है, लेकिन वो ईश्वर की ही ऐसी योजना है। अब मैं जब बहुत छोटा था, छोटा क्या मतलब जब जन्म भी नहीं हुआ था, तो मेरे मामा जी दिल्ली में ही ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड में थे। दिल्ली में एक बहुत बड़ा थिएटर ग्रुप हुआ, थ्री आर्ट्स क्लब, रमेश मेहता जी का, और वो आज तक का सबसे बड़ा एमेच्योर सेमी प्रोफेशनल ग्रुप था। उसमें मेरे मामा जी थे। तो हम बचपन से नाटक देखने जाते रहे होंगे, जो सप्रू हाउस के
पंजाबी एरा के पहले के नाटक थे। और उसके बाद अब कॉलेज टाइम पे भी मैं नाटक वाटक देखता रहा। लेकिन 1998 में मेरे को दैनिक हिंदुस्तान ने अपनी एक डायरी लिखने के लिए बोला, वीकली डायरी, जो कि हर हफ्ते छपती थी फुर्सत में। तो हर सोमवार को सवेरे वो लोगों के पास पहुंच जाती थी कि इस हफ्ते में आने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम क्या हैं, थिएटर, डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, साहित्य का कोई बड़ा कार्यक्रम हो, आर्कियोलॉजी का कोई बड़ा काम हो, म्यूजियम्स का। तो वीकली डायरी में देता था वहां पर। वो देते देते फिर मैं थिएटर के बारे में लिखने लगा। थिएटर पे भी मेरे आर्टिकल्स जाने लगे, पहले भी जाते थे लेकिन अब ज्यादा रेगुलर जाने लगे। और फिर 2002 में आउटलुक आ गई तो मैं बहुत रेगुलर लिखने लगा। उसी दौरान जब मैं ये लिख रहा था तो 2001 के आसपास मेरे को एक नाम कौंधा, रमेश मेहता, थ्री आर्ट्स क्लब। मैंने कहा यार अब मैं पत्रकार बन गया हूँ और बहुत साल हो गए रमेश मेहता को उनका नाम सुने। तो मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के प्रोडक्शन मैनेजर रहे महेश चंद्रा जी, वो हैं अभी, उनसे मैंने पूछा कि महेश जी वो रमेश मेहता, कहते हैं अरे भाई वो तो नाम बहुत दिन से नहीं सुना, लेकिन मोहिनी माथुर से पूछो, वो उनके यहाँ एक्ट्रेस रह चुकी हैं। मैंने मोहिनी जी को फोन किया, साकेत में रहती थी वो तब, गया मिलने, तो उन्होंने रमेश दादा का नंबर मेरे को दिया। मैं गया उनसे मिलने और रमेश मेहता जी से मैं मिला। वो उस टाइम थोड़े से निराश थे कि उनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड वगैरह नहीं मिला। तो खैर वो फिर बाद में अवार्ड वगैरह उनको दिलाया गया। लेकिन मैं फिर 2001 के आसपास में इस सोच में था कि मैं मेरे को अब स्पेशलाइजेशन करना चाहिए, तो मैं पेंटिंग में करूं या थिएटर में। लेकिन थिएटर में मैं कुछ भगवान की ही वो योजना रही कि मैं इतना ज्यादा डीपली घुसता चला गया कि फिर पेंटिंग मैंने छोड़ दी और थिएटर पे फिर मैं लिखता चला गया। और उसी टाइम पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की पत्रिका शुरू हुई, रंग प्रसंग। प्रयाग शुक्ल जी उसके पहले संपादक थे और वहां लिखना शुरू किया और बस फिर तो लिखता गया। और आउटलुक मैगजीन शुरू हुई, वहां पर भी मैं रेगुलर लिखता रहा। और 1999 में भारत रंग महोत्सव शुरू हुआ था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का। वहां तो उसकी रिपोर्टिंग, इसकी रिपोर्टिंग करते करते, और फॉर्चुनेटली जितने बड़े क्रिटिक्स थे उस समय के, वो सब उस समय पर थे, तो उनके साथ रहना, चाय पीना, उनकी बातें सुनना, उनके साथ नाटक देखना, वो मेरा एक क्लासरूम था जो अगले 10-15 साल, 20 साल खूब चला। फिर धीरे धीरे कुछ लोग चले गए दुनिया से, कुछ लोग हैं अभी लेकिन वो डिफंक्ट हो गए हैं एज और हेल्थ की वजह से। लेकिन मेरी एक बहुत सॉलिड ग्राउंडिंग हो गई थी। तो उस वजह से मेरा जो थिएटर क्रिटिक का काम था वो शुरू हुआ और मैंने फिर उसमें स्पेशलाइजेशन किया। बाद में आके फिर मैंने थिएटर हिस्ट्री लिखी, 1911 से 1961 तक की दिल्ली के थिएटर की हिस्ट्री, जो मैंने अभी पहले बताया था। उस विषय पर बहुत काम हुआ नहीं है और बहुत संभावनाएं हैं कि काम हो। जी जी। तो इस तरह से क्या आपका ओवरऑल व्यू क्या है कि जो हमारा रंगमंच है किस स्थिति में है इस समय? क्योंकि मेरे मन में कई प्रश्न है इसके बारे में, पहले आपसे सुनना चाहता हूं मैं। देखिए, ये कहा जाता है कि रंगमंच मर रहा है। इस बात को बहुत साल पहले गिरीश कर्नाड ने कमानी ऑडिटोरियम में बोला था। भारत रंग महोत्सव का उद्घाटन हो रहा था और वो आए हुए थे, चीफ गेस्ट थे। तो उन्होंने जब अपना भाषण शुरू किया तो उन्होंने यहीं से शुरू किया कि हम लोग रोज सुनते हैं कि रंगमंच मर रहा है। रंगमंच मरता है, लेकिन रंगमंच मर मर के फिर पैदा होता है, फिर जीता है। जो स्फिंक्स की कहानी है कि वो राख में से एक पूरा व्यक्तित्व बन के उभरा था, वैसे ही ये सब शब्द गिरीश कर्नाड के हैं कि रंगमंच रोज मरता है लेकिन मर मर के फिर पैदा होता है। तो वही स्थिति आज भी है और वही स्थिति हमेशा रहेगी। क्योंकि नए लोग आते हैं, उनको संगीत में, नृत्य में रुचि होती है, पेंटिंग में रुचि होती है, कुछ लोगों को अभिनय में और मंच पर नाटक करने में रुचि होती है। तो नए नए लोग जब तक आते रहेंगे, जो कि एक सृष्टि का चक्र है, तब तक रंगमंच चलता रहेगा, नीचे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा। बहुत सारी चीजें होती हैं। कल भी मैं किसी के पास, शुद्ध बनर्जी के पास बैठा था, तब भी यही चर्चा चल रही थी कि रंगमंच के दर्शकों का स्वरूप बदल बदल रहा है। वो स्वरूप जैसे जैसे बदलता है, वैसे वैसे रंगमंच के डायरेक्टर और एक्टर और कहानियां भी बदलती हैं। तो स्वरूप हमेशा बदलेगा। कभी पारसी रंगमंच था, नौटंकी थी,
बहुत पहले संस्कृत रंगमंच था। रंगमंच हमेशा बदलता रहा, लेकिन रंगमंच मरा कभी नहीं, ये एक बात है। आजकल का जो रंगमंच है उसमें युवक बहुत आ रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी जो आर्थिक संकट हम लोगों ने अपने बचपन में झेले वो आज नहीं है। तो युवकों को बहुत सारा काम करने की एक वो मिलती है, छूट मिलती है कि वो कर सकते हैं, जैसा भी करियर बनाना चाहें बनाएं। बड़े बड़े इंजीनियर्स लोग अपनी कंपनियां छोड़ के, लाखों की सैलरी छोड़ के अमेरिका से वापिस आके गांवों में जाकर खेती कर रहे हैं। ऐसे तमाम जो परिवर्तन या एक्सपेरिमेंट करने की, प्रयोग करने की जो क्षमता आज के युवक में है, वो हमारे समय में नहीं थी, वो छूट नहीं थी। जो बिल्कुल शुरू में बात हुई थी मेरे बारे में, आज वो कुछ भी कर सकते हैं। तो वो एक्सपेरिमेंटल जो जनरेशन है, वो रंगमंच को उसने दोबारा जिंदा किया है पिछले 10 सालों में। और उसमें एक बहुत बड़ा जो वर्ग है वो है इंजीनियर्स का, डॉक्टर्स का, सीए का, प्रोफेशनल लोगों का। वो अब रंगमंच में जा रहे हैं, देखते हैं, और अच्छा नाटक उनको देखने को मिलता है तो वो रिपीट ऑडियंस बन के वापिस आते अच्छा, एक समस्या जो अक्सर ये देखी जाती है कि जैसे सिनेमा के लिए लोग पैसा खर्च करते हैं, टिकट ले आते हैं, साथ साथ में कुछ मनोरंजन की चीज़ें भी होती है जो खाते रहते हैं, जलपान वगैरह इत्यादि इत्यादि। लेकिन जहाँ तक रंगमंच के लिए टिकट का, 100 रुपए का टिकट कोई लेता नहीं है। आप पास दे दीजिए तब भी लोग आते नहीं है, पास के माध्यम से भी। तो इसको ऑडियंस फ्रेंडली बनाने के लिए, लोगों के समक्ष रंगमंच को और जीवित रखने के लिए आपको लग रहा है कि और आवश्यकता है प्रयास करने की? बहुत लंबा विषय है उपेंद्र जी ये, लेकिन शॉर्ट में मैं इतना ही कहूंगा कि फिल्म और नाटक का चोली दामन का साथ है, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि फिल्म एक बिल्कुल अलग मीडियम है और रंगमंच एक अलग मीडियम है, लेकिन दोनों जुड़े हुए भी हैं। रंगमंच में 100 रुपए की टिकट भी ना बिकना दिल्ली में विशेषकर, इसके लिए तो सरकार जिम्मेवार है। हमेशा से उनको कहा जाता रहा कि आप आईसीसीआर और बाकी चीजों के थ्रू ये जो फ्री नाटक करते हैं इनको बंद करिए। आप चाहे 10 रुपए की टिकट लगाइए, लेकिन टिकट लगाइए। ये पहले जमाने में हम बोलते थे, आज हम कहते हैं 50 रुपए की टिकट आप लगाइए, लेकिन टिकट लगाइए। लेकिन मुफ्त का नाटक, मुफ्त का डांस, मुफ्त का म्यूजिक देखना, इससे दिल्ली के लोगों की कम से कम आदत बहुत खराब हो गई है, विशेषकर दिल्ली, नॉर्थ इंडिया में भी दिल्ली। क्योंकि आप लखनऊ जाइए, बनारस जाइए, भोपाल जाइए, वहां का रंगमंच दिल्ली से ज्यादा वाइब्रेंट है। वहां पर जो लोग दर्शक हैं वो लोग पैसा खर्च करते हैं, हालांकि बहुत बड़ा वर्ग नहीं है, लेकिन वहां पर जो लोग दर्शक हैं वो पैसा खर्च करते हैं। दिल्ली का दर्शक पैसा खर्च करना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसको वो आदत डाली ही नहीं गई है। लेकिन एक तरफ जहां 100 रुपए की टिकट भी नहीं बिक रही है, वहां पर अब ये हो रहा है पिछले 4-5 सालों में भारत रंग महोत्सव में कि हाउसफुल हो जाता है अगर अच्छा नाटक है। खासकर एक दिल्ली में स्टार वैल्यू तो है कि बॉम्बे का कोई भी स्टार आ जाए तो फिर तो गेट क्रैशिंग हो जाती है, लेकिन वो एक अलग विषय है। उससे जुड़ा हुआ जो दूसरा विषय है वो ये है कि दिल्ली में ही अतुल सत्य कौशिक जैसे लोग भी हैं, जो कि किसी स्टार को तो लेकर आते हैं, लेकिन वो 5-5 हजार की टिकटें भी बेच रहे हैं। क्योंकि उनके नाटक में वो एक बात है, वो एक आकर्षण है कि रिपीट ऑडियंस में भी लोग 5-5, 7-7 हजार रुपए की टिकटें खरीद रहे हैं, और कमानी जैसा हॉल भी भर जाता है। और भी लोग हैं जो प्रोफेशनल थिएटर कर रहे हैं, मैं एक दो नाम ले देता हूँ। श्याम कुमार ने बहुत काम किया है, वो एमेच्योर थिएटर करता है लेकिन प्रोफेशनली सक्सेसफुल है। डॉक्टर एम सईद आलम है, ऐसे ही कुछ लोग और भी अब बाद में आए हैं। अभी हमारे साथ एक जेपी सिंह जी हैं, जो कि साहित्य कला परिषद दिल्ली में काम करते थे, रिटायरमेंट के बाद पहले भी अपना ग्रुप चलाते थे, अब वो फुल टाइम चला रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि 500 रुपए की टिकट बड़े आराम से बेच लेते हैं, 700, 800, 900 रुपए की, 1000 रुपए की टिकट भी उनकी बिक जाती। तो कमर्शियली वायबल नहीं है। क्योंकि इसका एक दूसरा पक्ष है, मैं बहुत शॉर्ट में रखूंगा, कि अगर कमानी का किराया एक दिन का अगर 1 लाख से ऊपर है, तो आप कितनी भी टिकट बेच लीजिए, वो पैसा पूरा नहीं होगा जब तक आप 7 हजार की टिकट ना बेचें। समस्याएं हैं, समस्याएं रहेंगी, लेकिन इसी में से रंगकर्म वाले अपने लिए रास्ते निकालते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बातें कही आपने। लेकिन एक और पक्ष इसका मैं उस पर आपके विचार जानना चाहूंगा।
अक्सर जी अनिल जी हमने ये देखा है कि जब बड़े बड़े फेस्टिवल होते हैं, नाट्य समारोह होते हैं, बहुत सारे जी ऐसे नाटकों को क्यों इतना रिपीट किया जाता है? मैं तो कुछ नाम आपके समक्ष रख रहा हूँ, जैसे अंधा जी युग बार बार किया जाता है, जैसे तुगलक को बार बार किया जाता है, जैसे पगला घोड़ा बार बार होता है, जैसे विजय तेंदुलकर का खामोश अदालत जारी है, बार बार रिपीट किया जाता है, जैसे हत्या एक आकार की, उसको रिपीट। कहने का तात्पर्य ये है, क्या नाट्य लेखन की कमी हो रही है, नाटककारों की कमी हो रही है, या ऐसे नाटक नहीं बन पा रहे हैं जो उस स्तर तक पहुंच सके? आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया है ये, और बहुत बड़ा प्रश्न है ये, बहुत लंबी चर्चा इस पर है। और मैंने अभी एक आर्टिकल रंग प्रसंग के लिए लिखा था प्रयाग शुक्ल जी के उसमें एडिटिंग में। उस इशू के एडिटर प्रयाग शुक्ल जी हैं, और उसमें मैंने पूरे देश के लोगों से बात करी। आप तो शायद दिल्ली या नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने तो उड़ीसा में भी बात करी और बॉम्बे में भी बात करी। बॉम्बे से बाहर कल्याण में वो महाराष्ट्रीय लड़का रह रहा है। जो समस्या आपने उठाई, ये समस्या आज हिंदी बेल्ट की समस्या नहीं रही है। ओटीटी के कारण जितने लेखक हैं, जितने डायरेक्टर हैं, जितने एक्टर्स हैं, चूंकि ओटीटी पैसा बहुत देता है और ओटीटी का पेट बहुत बड़ा है, उसकी भूख बहुत बड़ी है। जितने मर्जी डायरेक्टर आ जाएं, लेखक आ जाएं, एक्टर आ जाएं, उसका पेट कभी भरता ही नहीं है। तो वो पैसा दे के हर चीज को अपनी ओर खींच रहा है। तो लेखन सब जगह से समाप्त हो चुका है, कहीं भी नया नाटक नहीं लिखा जा रहा है। ये महाराष्ट्र के यंग लेखकों की बात कर रहा हूं, और यही मैं उड़ीसा के इंटीरियर में, बहुत इंटीरियर में, कैपिटल से मतलब भुवनेश्वर से 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर अंदर जाके दिनेश दास जैसे लोग, वो सब परेशान हैं कि हम क्या करें। ओटीटी उसका एक सबसे बड़ा कारण बना पिछले 3-4 सालों में। लेकिन अच्छा लेखन नहीं आ रहा है ये कहना भी ठीक नहीं है, अच्छा लेखन आ रहा है। मैं एक ही 2-3 नाम लूंगा। सबसे पहले तो हमारे साथ प्रताप सहगल जी बैठे हैं, इनके कई नाटक छप कर आए हैं पिछले सालों में। जेपी सिंह ने कई नाटक लिखे हैं। अभी एक मृणाल माथुर है, उन्होंने एक नया नाटक लिखा पश्मीना, जो कि कश्मीर की प्रॉब्लम को एक नई दृष्टि से देखता है। आप कश्मीर से हैं, कश्मीर की प्रॉब्लम एक ये भी रही कि कश्मीर की प्रॉब्लम को किसी एक विशेष वर्ग के साथ जोड़ के देखा जाता रहा। और जो 1992, मैं पॉलिटिकल में नहीं जाना चाहता, लेकिन 1992 में जो पलायन हुआ उस पर किसी ने नहीं लिखा। लेकिन पश्मीना उसी समस्या को दोनों पक्षों को सामने रख के लिखा गया नाटक है, जिसको कि साजिदा साजी ने किया, और वो नाटक सक्सेसफुल है, उसके रिपीट शोज हुए हैं। तो चीजों को, जो आपने शुरू में बात करी, वो मेरी वो है, मेरा दुख है कि, और मैं उसको इस ढंग से बोलता हूं कि हिंदी नाटक मोहन राकेश, विजय तेंदुलकर और बादल सरकार से बाहर नहीं निकल पाता। मैं उस बात को इस ढंग से बोलता हूँ। ये बिल्कुल सही है, आपने जो नाटकों के भी नाम लिए हम लोग, लेकिन उसमें समस्या क्या है? थिएटर डायरेक्टर के आगे बात फिर वही है कि 100 रुपए की भी टिकट नहीं बिकती। तो नए नाटकों पर दिल्ली का और हिंदी का डायरेक्टर रिस्क नहीं लेना चाहता। तो वो कहता है अंधा युग करेंगे तो कुछ तो ऑडियंस आएगी ना। एक इशू ये है। दूसरा इशू ये भी है कि जो सरकार से ग्रांट मिलती है, उस पर फिर दर्शक की जरूरत डायरेक्टर को नहीं रहती। मैं बहुत कड़वा सच बोल रहा हूँ, लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन सच है। तो फिर वो जैसे मर्जी कर रहे यार, अंधा युग करना है, कर आगे छुट्टी करो यार, हमें ग्रांट मिल जाएगी। ये भी एक सच है। तो बहुत सारे पक्ष हैं जिन पर बहुत लंबी चर्चा हो सकती है। कभी आप लंबी चर्चा रखें, प्रताप जी बैठे हैं, जेपी सिंह जी बैठे हैं, और बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो वो लंबी चर्चा है। लेकिन जो बात आपने उठाई वो बहुत सही प्रश्न है, बहुत कठिन प्रश्न है, और उसके बहुत सारे पहलू हैं। अच्छे नाटक लिखे जा रहे हैं और वो स्वीकार नहीं हो पाते हैं, इसलिए कि जैसे अनिल गोयल है, अनिल गोयल ने एक नाटक लिखा। अभी एक नाटक, मैंने अपनी कहानी को नाटक में कन्वर्ट किया, लेकिन मैं एक बहुत कमर्शियल शब्द ले लेता हूं। अनिल गोयल एक सेलेबल कॉमोडिटी नहीं है अभी। वो सेलेबल कॉमोडिटी बादल सरकार है, अंधा युग है, मोहन राकेश है,
और विजय तेंदुलकर हैं, और मतलब ये एक सिंबल के रूप में मैं यूज कर रहा हूँ। तो जब तक हमारे पास कुछ नए सेलेबल राइटर्स नहीं आ जाते, तब तक इस समस्या का हल निकलना, और फिर ऑडिटोरियम्स का किराया सस्ता होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। खैर, विषय तो बहुत ही गंभीर भी है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, बहुत विस्तार में जाने की, बहुत अंदर जाने की बात है इसमें। और इसमें जी देखिए, ये केवल निर्देशक जो है, रंगकर्मी है, उसके बस की बात भी नहीं है, जब तक कि उसको बहुत अच्छे नाटक नहीं मिलेंगे और बहुत अच्छे जी नाटककार भी उस पर संजीदगी के साथ सोचे, और इस तरह के जो वर्तमान परिस्थितियां हैं नाट्य क्षेत्र में, रंग क्षेत्र में, जी उसमें उसको महसूस करते हुए, तो कई चीजें ऐसी है, कई बातें ऐसी है अनिल जी, जिन पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा। क्योंकि जब तक कि हम नाटक को जन जन तक नहीं पहुंचाएंगे और इसको एक जन आंदोलन के रूप में इसका स्वरूप नहीं देंगे, तब तक नाटक मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ही लोकप्रिय होगा, जब तक कि आप इसको जनता के साथ, ऑडियंस के साथ, उसके साथ नहीं जोड़ पाएंगे। ये सामान्य बात इसमें है। उपेंद्र जी इसमें उपेंद्र जी आपने एक और पक्ष रख दिया जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उस पर 2 मिनट लेना चाहूंगा। अ, जरूर। और इस विषय पर मैं बहुत बोलता हूँ, लोगों से बहुत बहस होती है और खुलकर होती है। क्या है कि जो आज का हिंदी नाटक है, पर्टिकुलरली इवन मतलब मराठी बंगाली नाटक भी है, वो भारतीय नाटक नहीं है। ये मेरी अपनी सोच है। उसको मैंने एक अलग नाम दिया है, नॉमेनक्लेचर दिया है, वो है आधुनिक आधुनिक पश्चिमी भारतीय नाटक। और शायद आप और बाकी सब लोग भी सहमत होंगे, क्योंकि जो बेसिक फॉर्मेट है, वो जो सोच का बेसिक फॉर्मेट है। मैं प्रस्तुति की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो प्रोसीनियम है वो हमारे भरत मुनि के लिखे हुए नाट्यशास्त्र में भी दिया गया है। विकृष्ट मध्यम के नाम से उसको हम जानते हैं। लेकिन जो सोचने का तरीका है हमारा, नाटक लिखने का जो तरीका है हमारा, नाटक को हैंडल करने का जो तरीका है हमारा, वो सारा वेस्ट से आया हुआ है। क्यों? मैं अपनी बात को बहुत आसानी से सिद्ध कर देता हूं। आज भी उत्तर भारत में रामलीला में आपको तो 5-5 हजार से लेकर 2-2 लाख तक ऑडियंस मिल जाएगी, जबकि वो कहानी तो पैदाइश से मैं सुनता आया। क्यों मिल जाती है सर? और हर साल देखता हूं मैं, अपने बच्चों को लेके जाता हूं, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को लेके जाता हूं, और वो जब ग्रैंड फादर बनेंगे तब भी लेकर जाएंगे। और ये प्रक्रिया पिछले 500 साल से, 800 साल से चली आ रही है। तुलसीदास के पहले से रामलीला होती थी, ये सच है। पूर्वी भारत में यात्रा में हजारों लोग टिकट लेकर जाते हैं। आपके महाराष्ट्र में लावणी से लेकर और सांगीत नाट्य तक लोग 500-500, 1000-1000 रुपए की टिकटें लेकर जाते हैं। वहां क्यों जाते हैं और यहाँ 100 रुपए की टिकट क्यों नहीं बिकते? क्योंकि ये आधुनिक पश्चिमी भारतीय नाटक है, आधुनिक भारतीय नाटक नहीं है। जब तक हम इस डायकोटोमी को अटैक नहीं करेंगे, हम अपने नाटक, मोहन राकेश क्यों ज्यादा पॉपुलर हैं, या अंधा युग क्यों पॉपुलर है, गिरीश कर्नाड क्यों पॉपुलर है? अंधा युग महाभारत से आया। गिरीश कर्नाड का पूरा लेखन महाभारत या उसके पहले से आया। और मैंने क्या सबसे पहले क्या बोला था, एक मोहन राकेश का। वो सब मोहन राकेश। तो मोहन राकेश के आधे अधूरे को हम छोड़ दें, लेकिन लहरों के राजहंस और जो तीसरा नाटक है उनका, आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन, वो दोनों भी कालिदास से आते हैं। अगर जी जी। हम अपनी परंपरा से जब जुड़ते हैं, आपके यहाँ का जो परंपरा रही है नाटकों की, क्या नाम है उसका, जो ट्रेडिशनल नाटक, भांड पाथेर, बाण भांड पाथेर, पाथेर। जी जी। तो तो उसमें हजारों लोग क्यों इकट्ठे हो जाते हैं, और मोहन राकेश के नाटक में हजारों लोग इकट्ठे क्यों नहीं होते? क्यों 100 रुपए की भी टिकटें नहीं बिकती? हमें कहीं दृष्टि को बदलने की जरूरत है। सर मैं अब मैं आपकी बात शॉर्ट में इतना ही कहूंगा। आप बात की आपकी बात को जो आप कहना चाह रहे हैं उसको संक्षेप में मैं यही जी कहना चाहूंगा, और मैं उसी बात पर आना चाह रहा था
जब तक कि जी। पूरे भारत में जो लोक नाट्य है, जो यस। लोक परंपरा है नाटकों की, उसको संयोजित जी। समा उसको फिर से उठाकर सम्मिश्रित करके नाटकों के माध्यम से पुनर्जीवित नहीं करेंगे, उनको आगे नहीं जी। लाएंगे, तब तक जो हमारी पूरे भारत की जो नाट्य परंपरा की विविध अवधारणाएं हैं और विविध रूप है, उनको सामने नहीं लाएंगे, तब तक विशुद्ध रूप से जो भारतीय नाट्य परंपरा है, उसको हम ना जीवित रख पाएंगे, ना आगे बढ़ा पाएंगे। मेरे विचार बिल्कुल में ठीक। आप यही कहना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक। और बिल्कुल ठीक। आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि कभी हम नाटक के जो हमारे विद्वान मित्र हैं, उनको इस मंच पर मैं निवेदन करूंगा, आप भी आ जाइए। इस विषय को और आगे बढ़ाने की, इस पर विवेचना करने की, इस पर बातचीत करने की बहुत आवश्यकता है। उसका कारण यह है जी। कि जो भी साहित्यकार है, उसकी जो अपने जो प्रिय परंपरा है, प्रिय विषय है, वो नाटक है। मेरा भी प्रिय हाँ। सब्जेक्ट है नाटक, और नाटकों पर लगातार बात होनी चाहिए। मैं समझता हूं कविता जो है, काव्य जो है, या गद्य जो है, पद्य जो है, मूल रूप में हर एक में नाटक उपस्थित है सर। इसके केंद्र बिंदु जी में बिल्कुल। नाटक है। और जब तक हम उस जी नाटक को पुनर्जीवित नहीं करेंगे, उस नाटक को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक सभी जो साहित्य की विधाएं हैं, तब तक संपन्न नहीं हो पाएंगी। अब शुरू से लीजिए ना, बिल्कुल ठीक। आपके तमाम नाटक तो काव्य काव्य नाटक ही लिखे गए हैं। कालिदास को ले लीजिए सर, आप अपनी जो पुरानी परंपरा है नाटक की, तो वो तो पूरा काव्य ही है जो नाटक के रूप में हमारे जी समक्ष है। खैर, ये तो बहुत बिल्कुल। लंबी बातचीत हो जाएगी। अब हमारा समय बहुत आगे निकल गया, और अंत में मुझे ये बताइए कि संगीत में भी आपकी रुचि है, तो क्या विशेष कार्य किया है कुछ संगीत में आपने? संगीत में नहीं, संगीत में मेरी कोई विशेष रुचि नहीं है। फिल्मी गानों में रुचि है बस, लेकिन संगीत में तो रुचि मेरी नहीं है, या नृत्य में रुचि नहीं है। लेकिन मैं चूंकि रिपोर्टर रहा हिंदुस्तान जैसे बड़े अखबार के लिए, तो संगीत, शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य वालों के साथ मैंने बहुत समय बिताया है। और थोड़ी सी समझ है कि सामने कोई नृत्य कर रहा हो तो मैं जान जाऊंगा कि ये कथक है या कथकली है या भरतनाट्यम है, ये अंतर मैं कर सकता हूँ। लेकिन इससे ज्यादा संगीत में मेरी कोई रुचि तो नहीं है। क्या जी। बात है! देखिए मतलब ज्ञान संगीत नहीं है, रुचि तो बहुत है, ज्ञान नहीं है। नहीं, 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 संगीत सुनना भी अपने आप में बहुत बड़ी कला है सर। तो ये हाँ बताइए हाँ। कि और कोई बात जो आप समझ रहे हैं कि कुछ अनकही रह गई, और जो हम मिस कर गए इस बातचीत के दौरान, कुछ और कहना चाहते हैं आप? हाँ। जी जी जी। अ, हाँ, ये किताब म्यूजियम्स वाली मेरे सामने ही पड़ी थी लेकिन नजर नहीं आई। क्या बात है, क्या बात है! अंततः आपने पुस्तक खोज ही ली। बहुत अच्छी पुस्तक है। जी। जी, 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 जी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब जी। हम बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सर। एक विषय और है, एक विषय और है, अगर आपके पास 2 मिनट और हों तो बताइए, मैं बताइए सर। शॉर्ट में बता देता हूँ। जी। जी सर। अ, ये रंग प्रसंग का जो एक इशू मैंने एडिट किया, ये पूरा इशू है वही पुराना मेरा विषय, थिएटर विद द हैंडीकैप, जी, विकलांग जी। लोगों के साथ रंगमंच। शारीरिक रूप से विकलांग है, दृष्टिहीन है, या दृश्य श्रव्य जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, और मानसिक रूप से भी विकलांग। तो जब इस इशू की जिम्मेवारी मेरे को मिली थी, तो मेरे को लगा मैं क्या करूं, लोक नाटकों पर इशू बनाऊं, क्या करूं। तो मेरे को लगा कि कुछ लोग हैं तो मैं 4-5 आर्टिकल इकट्ठे कर पाऊंगा इस विषय पर। लेकिन जब मैंने काम करना शुरू किया तो मेरे को पता चला कि बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन उनका काम आगे नहीं आया है कभी भी। तो मैं काम करता गया और इसमें पूरे 15-20 आर्टिकल हो गए। और हमारे यहाँ अब तक विकलांगों से रिलेटेड केवल 2 ही नाटक लिखे गए हैं। एक है जयवंत दलवी जी ने लिखा था, नाती गोती मराठी में, जो रिश्ते नाते के नाम से हिंदी में किया, रिश्ते नाते। फॉर्चुनेटली मेरे को उसकी स्क्रिप्ट मिली, और हिंदी का जो अनुवाद हुआ था अशोक शर्मा जी ने किया बॉम्बे में, और ओम कटारे जी ने वो नाटक खेला था। उसकी पूरी स्क्रिप्ट मेरे को मिल गई, मैंने परमिशंस ले ली सब लोगों से, और वो नाटक पूरा मैंने इसमें छाप दिया।
दूसरा नाटक भारत रत्न भार्गव जी ने लिखा अभी करीब 15 साल पहले, जो कि ब्लाइंड्स के साथ काम कर रहे हैं जयपुर में। तो उन्होंने वो नाटक लिखा अनंत की आंखें, वो केवल दृष्टिहीन लोगों के साथ है। वो नाटक भी पूरा मैंने उनसे लिया, उनकी परमिशन ली और वो नाटक पूरा इसमें छाप दिया। तो हमारे यहाँ भारत में 2 ही नाटक लिखे गए हैं विकलांगों पर, वो दोनों नाटक मैंने इस इशू में छापे। और 250 पृष्ठों का ये इशू नंबर 57, जो लोग भी चाहें तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ले सकते हैं। और कुल 50 रुपए इसका मूल्य है और 50 रुपए में आपको 2 नाटक पढ़ने को मिल रहे हैं और बाकी 10-15-20 आर्टिकल पढ़ने को मिल रहे हैं। क्या बात तो है। एक सामाजिक सरोकार के चलते मैं चाहूंगा कि लोग इस इशू को खरीदें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अंत में जितने भी मित्र हमारे साथ जुड़े थे, अभी भी जुड़े हैं सर, बहुत अच्छे कमेंट्स आए, आप जी बाद में देख लीजिएगा। मैं आपसे निवेदन जी करूंगा जरूर। कि उन कमेंट्स पर आप अपना विचार रख लीजिएगा और आप उनका उत्तर दे दीजिएगा। तो उनके लिए 2 शब्द कहना चाहेंगे आप? हाँ हाँ बिल्कुल। सभी लोग इतने समय बैठे रहे, 1.25 घंटे से ऊपर हो चुका है। और आप सभी लोग हमारे साथ रहे हैं, अपना समय दिया है, अपने विचार आप लोगों ने रखे हैं। बहुत बहुत आप सब लोगों का धन्यवाद। उपेंद्र जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि अपने कार्यक्रम में शामिल कर सकें। और जितने भी साथी शुरू से जुड़े अब तक भी साथ हैं, बीच बीच में कुछ लोग आते जाते रहे होंगे ऑब्वियसली, तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबको बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। मित्रों, आज रचना धर्मता कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित थे प्रतिष्ठित साहित्यकार, पत्रकार और रंग समीक्षक श्री अनिल गोयल। और जो मित्र इस बीच में हमारे साथ जुड़े रहे, मैं पुनः उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इतना समय निकाल कर मेरे कार्यक्रम के साथ जुड़े रहे और अपने जो उनके बहुत ही महत्वपूर्ण विचार हैं और कमेंट्स हैं, वो उन्होंने इस मंच के माध्यम से हमारे सामने रखे हैं। मैं पुनः उनका भी हृदय से आभार करता हूं। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।